ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए सरकार चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सर लगा दो अपना पूरा दम, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आइए सर, सेक्शन नंबर 31 बोलता है टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है। सर रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सर टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है। अगर गुड्स की बात करूं तो सर वेन एवर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है वहां पर व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, या जब आपने गुड्स उसको डिलीवर कर दिया है सर उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पर अगर सर्विसेज की बात करें तो इनवॉइस कैन बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। पर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के केस में 45 डेज का टाइम मिलता है इनवॉइस इशू करने का इन केस ऑफ सर्विसेज। हाँ सर ध्यान देना बेटा, अगर पहले बात कर रहा हूं कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में। सर अगर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं हम सर इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो ऐसे केस में जब एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेसिपिएंट अगर आपको पेमेंट कर रहा है वो दिन, या फिर सप्लायर, सर सप्लायर जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा रेसिपिएंट को उस दिन उतने अमाउंट का आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स इट डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जब रेसिपिएंट पेमेंट करता है सप्लायर को वो दिन, या फिर अगर सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करता है रेसिपिएंट को वो दिन, उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर व्हेनेवर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ, दैट इज सर्विस इज कॉल्ड कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस। और सर वहां पे बोला है इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा, तो सर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर रेसिपिएंट पर पेमेंट करने की लायबिलिटी आती टुवर्ड्स रेसिपिएंट पे लायबिलिटी थी फॉर पेमेंट टुवर्ड्स वैल्यू सप्लाई सर टू दी सप्लायर, तो सर जब वो इवेंट होगा, जब रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती टुवर्ड्स मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तो वो दिन उसको उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा वो दिन या उससे पहले। या फिर कोई पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है तो उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट का बिल इशू होना चाहिए। या फिर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है तो जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर रहा है तब उतने अमाउंट का सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करेगा इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर, डन। अब सर ध्यान देना बेटा, अगर कभी भी सर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200, लेस देन बोल रहा हूं, अप टू 200 नहीं बोला है, लेस देन 200 है, तो ऐसे केस में आप चाहे तो इनवॉइस इशू नहीं करें। अगर कस्टमर आपका कौन है, अनरजिस्टर्ड है, अगर इस पे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं बेटा ध्यान देना, अगर आपके कस्टमर कौन है, अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ इज लेस देन ₹200, तो आप अगर कस्टमर बोलता है कि ठीक है मेरे को बिल नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, पर कस्टमर शुड बी अनरजिस्टर्ड बेटा। क्लियर, पर कस्टमर अगर बिल मांगता तो आपको देना पड़ेगा। क्लियर, और ऐसे केस में जब आप बिल इशू नहीं करो तब डे एंड पर आपको एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा रिगार्डिंग ऑल दिस काइंड ऑफ सप्लाईज मेड। क्लियर, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हो या अगर आप एग्जाम गुड्स एग्जाम सर्विसेज सप्लाई करो तो ऐसे केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। सर कभी भी एडवांस रिसीट होता है तो एडवांस के रेस्पेक्ट में आपको रिसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा, और उस एडवांस में से अगर आप कोई रिफंड देते हो कस्टमर को तो ऐसे केस में रिफंड वाउचर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। अच्छा, अगर आपके सप्लायर्स जिससे आप सप्लाई ले रहे हो वो सर ऐसा सप्लाई करा जिसमें रेसिपिएंट इज लायबल, मतलब आप पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, रेसिपिएंट की लायबिलिटी। ऐसे केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया होगा तो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को टैक्स तो पे करना ही करना है, साथ में खुद को खुद पे ही इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा। क्लियर, प्लस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, प्लस जब भी सर आपके सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है वो पेमेंट वाउचर भी इशू करेगा। मतलब अगर रिवर्स चार्ज की सप्लाई ली, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस तो खुद पे इशू करेगा। प्लस जब सप्लायर को पेमेंट करेगा तब वो पेमेंट वाउचर भी इशू करेगा। प्लस जब आपके सप्लायर्स अनरजिस्टर्ड, भले उसमें रिवर्स चार्ज नहीं, पर अगर आपने उनको पेमेंट किया होगा डेफिनेटली तो पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ता है आपको बच्चों। क्लियर, डन। अच्छा, अगर कभी भी कोई भी गुड्स आपने सप्लाई किया है पर सर आपने रिमूव जो किया है वो रिमूवल ऑन अप्रूवल बेस पे है या सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर है, तो ऐसे केस पर सर जब आपने रिमूव किया वहां से 6 मंथ के अंदर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, या फिर अगर उसने अप्रूवल दे दी मतलब सप्लाई हो गया विच एवर इज अर्लियर, क्लियर, आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। क्लियर, डन। अब सर मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, सर इन केस ऑफ गुड्स ट्रिप्लिकेट कॉपी में इनवॉइस इशू होता है, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लिकेट फॉर असेसी हिमसेल्फ। सर्विसेज में 2 कॉपी होती है बेटा, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट ओरिजिनल फॉर बायर मतलब रेसिपिएंट, एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर इटसेल्फ। ओके सर ध्यान देना बेटा, अगर कभी भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, तो भी टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है, पर वहां पे चॉइस होती है या तो आपने आईजीएसटी पे किया या आपने एलयूटी साइन किया, तो सर आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपने चॉइस ली बेटा कि सर सप्लाईमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी या फिर सप्लाईमेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड या एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आपको लिखना पड़ेगा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है बेटा नॉर्मली। सरकार देना बेटा, अगर कभी भी कोई असेसी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो उसके 30 डेज के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। पर जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था उसके 30 दिन में अगर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो सर जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था वो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। अब सर ऐसे केस में जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल दोस सप्लाईज व्हिच वर मेड बिटवीन
इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा, हाँ है ना भाई। रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे और उसमें उस ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर देंगे एंड सर उस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे कस्टमर आपका जो कस्टमर का वाईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, पर रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पर ध्यान देना बेटा, आप जिस दिन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया, तो ही ऐसे केस में जब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे वो डेट आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा और उस दिन से लेकर जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसके बीच में जो आपने सप्लाई किया उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर पाएंगे। क्लियर? ये कंटेंट ऑफ इनवॉइस वाउचर दे रखे बेटा, कोई खास बात नहीं बेटा। क्लियर? डन। अब सर सुनना बच्चों ध्यान से, जैसा आपको पता है अगर कस्टमर आपके अनरजिस्टर्ड है, कस्टमर अगर आपके अनरजिस्टर्ड है तो उसका बिल पर नाम, एड्रेस और किस स्टेट का वो कस्टमर है सर वो लिखने की जरूरत नहीं है। पर अगर उसने जो गुड्स परचेज किया है, उसकी गुड्स या सर्विस जो परचेज किया उसकी वैल्यू अगर 50,000 और मोर है तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, नाम, एड्रेस और उसका स्टेट कोड, अदरवाइज आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पर इस बार एक अमेंडमेंट हुआ और बोला क्या, इफ द टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल सर्विस की बात कर रहा हूं, इज सप्लाइड बाय और थ्रू ईसीओ और बाय सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बेटा, मतलब आपने सर्विसेज सप्लाई करी और आप खुद ईसीओ हो या आपने सर्विसेज सप्लाई करी थ्रू ईसीओ या आपने ओआईडीआर सर्विसेज दी टू एन अनरजिस्टर्ड कस्टमर, तो ऐसे केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, क्लियर, तो भी सर उसकी वैल्यू जो आपने सप्लाई किया उसका वैल्यू कुछ भी हो, वी डोंट केयर, आपको उस कस्टमर का नाम, एड्रेस एंड उसका पिन कोड एंड स्टेट का कोड आपको लिखना पड़ेगा और जो एड्रेस आपने लिखा है इट शैल बी डीम्ड टू बी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिडेंट बेटा, हाँ है ना भाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए रिलेवेंट रहेगा। क्लियर? डन। तो आपको कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो भी उसे कंसर्न नहीं है, अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया या आप खुद ईसीओ हो या आपने ओआईडीआर सर्विसेज सप्लाई करी तो ऐसे केस में सर्विसेज सप्लाई करी आपने तो कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड है फिर भी आपको नाम, स्टेट, उसका एड्रेस, पिन कोड और सर उसका नाम, एड्रेस, पिन कोड एंड स्टेट लिखना पड़ेगा आपको बेटा, हाँ है ना भाई। डन। सर अब एचएसएन कोड कितना लिखना पड़ता है बच्चों, सर अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ तो केवल 4 डिजिट एचएसएन कोड लिखना है, पर अगर मोर देन ₹5 करोड़ था तो 6 डिजिट एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा। पर अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़ और अगर आपके कस्टमर थे कौन, अनरजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में आप एचएसएन कोड नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्रोविजन टैक्स इनवॉइस के लिए अप्लाई होता है वो बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी इशू के लिए भी अप्लाई होता है रिगार्डिंग एचएसएन कोड। ओके सर, अब मान लो मेरी दुकान पे कुछ टैक्सेबल गुड्स भी और एग्जाम गुड्स भी है, तो ऐसे केस में सर अगर मेरे कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो मैं चाहूं तो सिंगल इनवॉइस इशू कर सकता हूं, नाम क्या है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई अंडर रूल नंबर 46A। और हाँ सर इस बार ये क्लैरिफिकेशन के लिए बोला कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई पे कंटेंट क्या क्या लिखा होगा, अरे कंटेंट वही जो टैक्स इनवॉइस का होता है या बिल ऑफ सप्लाई का होता है, सर वही कंटेंट लिखना पड़ेगा, कहां पर, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई पर बेटा। क्लियर? ओके सर, अब कभी भी एडवांस अगर रिसीट होता है तो हमने ऑलरेडी कर ली है कि सर एडवांस रिसीट होता है तो हमको रिसीट वाउचर इशू करना पड़ता है। अब सर मान लो सर्विसेज की बात कर रहा हूं तो सर्विसेज के केस में एडवांस पे टैक्स पे करना पड़ता है बेटा, एडवांस रिसीव होता ही टैक्स की लाइबिलिटी आती है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। पर पॉइंट आता है क्या, जब मेरे को मान लो एडवांस रिसीव हो रहा है तब मुझे ये नहीं पता कि वो कौन सी सर्विस लेने वाला है। कुछ सर्विसेज मेरी ऐसी है जिस पे रेट ऑफ टैक्स 6% है, किस पे 18% है, किस पे 12% है, किस पे एग्जम्प्ट है। अब ये नहीं पता कि किसका एडवांस दिया उसने, तो ऐसे केस में सर एक बार मैं 18% टैक्स पे कर दूंगा। सेकंड थिंग सर, जब रिसीट वाउचर में इशू करता हूं तब मुझे ये नहीं पता कि कस्टमर जो है वो मेरे से इंट्रास्टेट परचेस करेगा कि इंटरस्टेट परचेस करेगा, तो एक बार मैं इंटरस्टेट कंसीडर करते हुए उस पर आईजीएसटी पे कर दूंगा बच्चों, हाँ है ना भाई। डन। जब एडवांस रिसीव होता है तब। अच्छा, अब कुछ स्पेशल केसेस में सर एनी अदर डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस इज अलाउड, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया क्या, वो चाहे तो मंथली बेस पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकती है कस्टमर को। अच्छा, वो इनवॉइस इशू ना करे और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस इशू करे तो भी चल जाएगा, जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है वो। क्लियर? उसमें सीरियल नंबर नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट नहीं हुआ चल जाएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो रूल नंबर 46 ने बोली वो सब होनी चाहिए। प्लस अगर आपने सर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू किया है सर इन अकॉर्डेंस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो उस पर सिग्नेचर नहीं होंगे तो भी चल जाएगा। क्लियर? डन सर। और ये डॉक्यूमेंट आप फिजिकल दो या इलेक्ट्रॉनिक दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीटीए कैसे बोल दिया क्या, सर इनवॉइस तो इशू करना है, इसको साथ में कंसाइनमेंट नोट भी इशू करना पड़ता है, या फिर कंसाइनमेंट नोट जो इशू कर रहा है उसकी सारी कंसाइनमेंट नोट की सारी इंफॉर्मेशन इनवॉइस में लिख दो बेटा। क्लियर? या फिर कंसाइन नोट अलग इशू कर दो, टैक्स इनवॉइस अलग इशू कर दो, या दोनों कॉमन इशू कर दो, पर ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या ग्रॉस रेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल जिसमें गुड्स जा रहा है बेटा, डिटेल्स ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, देन प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, देन जीएसटी नंबर ऑफ द पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, वेदर जीटीए या कंसाइनर कंसाइनी जो भी लायबल है, और अदर इंफॉर्मेशन जो रूल नंबर 46 की वो तो है ही है बेटा। क्लियर? सर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में जो टिकट आपको इशू किया है, अगर इलेक्ट्रॉनिक टिकट आपको इशू किया है तो उसी को सर टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, अलग से आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। सीरियल नंबर नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट नहीं चल जाएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा, और उस पर भी सिग्नेचर की जरूरत नहीं है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू किया है तो बेटा। सेम वे
मूवी सर, अगर मल्टीप्लेक्स थिएटर के अंदर अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो उसमें रेसिपिएंट की डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो रूल 46 ने मांगी इनवॉइस के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस सर इसमें भी सर ध्यान देना, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू किया है उसी को सर टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, अलग से आपको डॉक्यूमेंट इशू करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये जैसे मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वालों के लिए प्रोविजन था, बोला कि अदर जो मूवी एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं वो भी चाहे तो ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब ये डिलीवरी चालान जहां पे भी देखो सर, सिंपल सी बात है, डिलीवरी चालान का भी इशू होता है बेटा, जहां पे भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, तो वहां पे डिलीवरी चालान होना चाहिए बेटा। जैसे सर अगर आप लिक्विड गैस ट्रांसफर कर रहे हो जहां पे क्वांटिटी इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ रिमूवल, सेकंड जॉब वर्क के लिए गुड्स आ रहा है या फिर रिपेयरिंग के लिए गुड्स आ रहा है या फिर किसी और पर्पस के लिए जा रहा है जो अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई या नोटिफाइड सप्लाई, ऐसे केस में डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा। खास बात, डिलीवरी चालान में कंटेंट वो सारे होते हैं जो टैक्स इनवॉइस में लिखने होते हैं, मतलब टैक्स इनवॉइस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी डिलीवरी चालान में भी होती है। बस फर्क क्या बेटा, डिलीवरी चालान इशू करने पर टाइम और सप्लाई नहीं आता, इसलिए टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। अदरवाइज वो सारे कंटेंट जो टैक्स इनवॉइस पे लिखना कंपलसरी, वो सारे डिलीवरी चालान पे भी लिखना कंपलसरी है। अब डिलीवरी चालान भी सेम ट्रिप्लिकेट कॉपी में इशू करना पड़ता है। सेम वे सर एक खास बात, बहुत ही अच्छा प्रोविजन मुझे लगता है ये, कि अगर कभी भी गुड्स, जैसे मैंने आईटीसी में भी पढ़ा है इस पॉइंट को आपको, अगर कभी भी गुड्स सीकेडी या एसकेडी कंडीशन में ट्रांसफर होता है या लॉट्स या बैचेस में ट्रांसफर होता है, सो ध्यान देना बेटा, जब फर्स्ट लोड या फर्स्ट बैच निकलेगा या फर्स्ट पार्ट जब निकलेगा तब पूरी वैल्यू का, पूरे सर सारे लोड मिला के, सारे पार्ट्स मिला के जो गुड्स का वैल्यू बनता है, पूरी वैल्यू का टैक्स इनवॉइस उसी टाइम इशू करना पड़ेगा जब फर्स्ट लोड निकल रहा था बेटा। क्लियर? पर उस टैक्स इनवॉइस को आप कस्टमर को अभी नहीं भेजोगे, जब लास्ट लोड भेजोगे तब आप उस ओरिजिनल इनवॉइस को कस्टमर क्या भेजोगे, पर तब तक हर लोड का डिलीवरी चालान अलोंग द फोटोकॉपी ऑफ द इनवॉइस आपको भेजना पड़ेगा कस्टमर को, और जब लास्ट लोड जाएगा तब लास्ट लोड का डिलीवरी चालान और पूरे लोड का टैक्स इनवॉइस जो ओरिजिनल बनाया था अपने फर्स्ट लोड के टाइम पे वो आपको भेजना पड़ेगा। और पता है लास्ट लोड जब कस्टमर को रिसीव होता है, सर हमने सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 फर्स्ट प्रोविजन में पढ़ा था, क्या कभी भी गुड्स लोड से इंस्टॉलमेंट में आता है तो जब लास्ट लोड या लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तब आपको आईटीसी मिलेगा, प्रोपोर्शनल आईटीसी नहीं मिल सकता बच्चों। हाँ ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इनवॉइस जाएगा कब, लास्ट में बच्चों। ये कनेक्ट हो गया बच्चा आपका। सर आइए कुछ सर्कुलर के बारे में बात कर लेते बेटा। सर सिंपल सी बात है, गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे अगर मिल गया, जैसे सर मैंने आपको एग्जांपल लेक्चर में भी दिया है, जैसे सर मैं क्या बेचता हूँ, टी शर्ट बेचता हूँ, शर्ट बेचता हूँ, रेडीमेड गारमेंट बेचता हूँ बेटा मैं। सर मैं अपनी कार में सर टी शर्ट बेचने गया, होलसेल में बेचता हूँ बेटा मैं, तो सर मैंने क्या किया, 1000 टी शर्ट अपने शोरूम से लेके गया कार के अंदर, अपने कस्टमर्स के अलग अलग दुकान पे लेके गया, उनको दिखाने के लिए जो भी शर्ट पसंद आएंगे, टी शर्ट पसंद आएंगे, वो उस टाइम परचेस करेंगे और जितना परचेस करेंगे उसका टैक्स इनवॉइस उसी टाइम बना दूंगा। तो ऐसे केस में जब मैं अपने स्टोर से, मैं अपने यहाँ से जब वो गुड्स लेके जाऊंगा, तब मैं जैसे 1000 यूनिट्स में लेके गया तो 1000 यूनिट का डिलीवरी चालान इशू करूंगा, और जब जब कस्टमर को वो शर्ट पसंद आएंगे तब तक मैं उसी टाइम पे उतने क्वांटिटी का टैक्स इनवॉइस उसी टाइम इशू कर दूंगा। क्लियर? डन। और यहां पर अगर मेरा कस्टमर दूसरे स्टेट में था तो वहां पे मेरे को बिल पे आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स दूसरे स्टेट में टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे केस में बिल पे आईजीएसटी लगाऊंगा। मेरे स्टेट में सेल हो रहा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई इसलिए लगाऊंगा बेटा। क्लियर? डन। और ऐसे केस में सर डिलीवरी चालान जब ओरिजिनली इशू किया मैंने, सर उसमें क्वांटिटी पूरी लिखी होगी बेटा, और जब मैंने सर रिटर्न हो रहा हूँ तब जितने मैंने गुड्स कस्टमर को बेच देंगे उसके टैक्स इनवॉइस में ऑलरेडी इशू कर चुका हूं बेटा। तो ऐसे केस में अगर ऑफिसर वेरीफाई भी करेगा तो उसको वेरीफाइबल है कि सर मैंने प्रॉपर काम किया, कोई टैक्स चोरी नहीं करी है। सेम वे सर मान लो मैं एक आर्टिस्ट हूं, क्या बनाता हूं बेटा मैं, पेंटिंग। आपको पता है मैं कितना शानदार आर्टिस्ट हूं बेटा, और अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है तो ऐसे केस में कोई आर्ट एग्जीबिशन वाला सर, और उस आर्ट एग्जीबिशन वालों ने मेरे से बोला कि साहब आपकी पेंटिंग वहां पे हमको आर्ट एग्जीबिशन में एग्जिबिट करनी है, इसलिए आप प्रोवाइड करिए। मान लो मैंने 100 पेंटिंग मेरे यहाँ से वहां भेजी, तो पहली बात तो ये मेरे यहाँ से जब वहां गई है तो सेल ऑन अप्रूवल बेस पे, अभी तक वहां पे सेल हुई नहीं है, तो यहां से जब वहां जाएगी तब डिलीवरी चालान के थ्रू मेरे को वो पेंटिंग बेचनी पड़ेगी। अब वहां पे आर्ट एग्जीबिशन मान लो 100 में से 90 पेंटिंग सेल हो गई। सर आपको पता है अपनी पेंटिंग कितनी शानदार होती है, एकदम सर मतलब घोड़ा घास खा रहा है। क्लियर? घास सर आपको पता है ना सर कितनी शानदार पेंटिंग है। ओके सर, अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि जितनी पेंटिंग सेल हो जाएगी उतना रेस्पेक्टिव में टैक्स इनवॉइस उस टाइम पे जब सेल होगा तब मैं इशू कर दूंगा, रिमेनिंग पेंडिंग मेरी वापस आ जाएगी बच्चों। हाँ है ना भाई, मतलब जो सर्कुलर ऊपर वाला था वही प्रोविजन यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, सेम सर्कुलर यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इस सर्कुलर में भी इनफैक्ट यही रेफरेंस दिया था बच्चों। आइए सर, अगर मैं एग्जीबिशन में गुड्स आउट ऑफ इंडिया ले जा रहा हूं बेटा ऑन, या फिर आउट ऑफ इंडिया में सर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कोई गुड्स लेके जा रहा हूं बेटा, तो ऐसे केस में क्या होगा प्रोसीजर, उसके लिए सर्कुलर ने बोला क्या, पहली बात तो ये कि जब मैं गुड्स इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ले जा रहा हूं तब वो सेल ऑन अप्रूवल बेस पे है, एग्जीबिशन के लिए जा रहा है या एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जा रहा था, वो सप्लाई नहीं है। अगर वो सप्लाई नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आता है, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई के स्कोप में वही ट्रांजेक्शन आएंगे जो सप्लाई होते हैं। इसलिए जब मैं गुड्स को बाहर ले जाऊंगा तब मुझे बॉन्ड या एलओडी साइन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, जब मेरे गुड्स एग्जीबिशन में आउट ऑफ इंडिया ले गया तो सर डिलीवरी चालान के थ्रू ले जाऊंगा, प्लस इसमें एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट और दे रखा, वो भी मुझे मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स के लिए बेटा। सेकंड थिंग, इस सर्कुलर में दे रखा वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग सर, जब मेरे गुड्स मान लो मैंने 1000 यूनिट बाहर ले गया आउट ऑफ इंडिया एग्जीबिशन के लिए, सर कोई दिक्कत नहीं, मैं ले गया अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान, प्लस
वहां पे मान लो मेरे 700 यूनिट सेल हो गए तो मेरे को उस पर टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्लियर। और वो टैक्स इनवॉइस जो इशू करूंगा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला इशू करूंगा मैं, क्लियर। और मेरे को बॉन्ड एलयूडी साइन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं यहां से जब बाहर ले गया तब मेरा सेल एक्सपोर्ट था ही नहीं, तो वो जीरो रेट सप्लाई था ही नहीं, तो बॉन्ड एलयूडी की बात आएगी भी नहीं बेटा। अच्छा वो 700 यूनिट अब एक्सपोर्ट एक्चुअली हो चुका है बेटा क्योंकि वहां सेल हो गया बेटा, मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट वो 700 यूनिट के लिए सर उसके इनपुट्स पे जो मैंने टैक्स पे किया होगा इनपुट और इनपुट सर्विसेज पर, उसका मेरे को रिफंड भी मिल जाएगा। और 300 यूनिट अगर मेरी वापस आ गई विद इन 6 मंथ, क्योंकि जब सेल ऑन अप्रूवल बेस पे होता है तो या तो 6 महीने में सेल कर दो या 6 महीने में रिटर्न ले आओ, वरना आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। अगर वो 6 महीने में गुड्स वापस से आ गई तो ऐसे केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 6 महीने में नहीं आई तो मेरे को उसके रेस्पेक्ट में उन 300 यूनिट के रेस्पेक्ट में टैक्स इनवॉइस इशू करके टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चों, क्लियर, डन सरकार। और हाँ एक बात ध्यान रखना, इन गुड्स पर सिंस 700 यूनिट जो सेल हो गई बेटा, सिंस उस पर मैं आईजीएसटी नहीं पे कर सकता क्योंकि सर एट द टाइम ऑफ रिमूवल जब वो गुड्स बाहर जा रहा था तो वो एक्सपोर्ट नहीं पता था, तो मैंने बॉन्ड एलयूडी साइन नहीं किया, मेरे को आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स 700 यूनिट पे टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा और उसके इनपुट्स पे जो टैक्स पे गया इनपुट सर्विस पे उसका मैं रिफंड लेके आऊंगा। पर सर आईजीएसटी पे कर दिया अगर मैंने तो उसका रिफंड मेरे को नहीं मिलेगा, इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। आइए बच्चों, सर अब आ रहा है क्या आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है बेटा, आपको हमने आईटीसी के टाइम पढ़ाया था। अब आईएसडी जब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तब अपना आईएसडी इनवॉइस इशू करेगा। सर आईएसडी इनवॉइस जो इशू करता है इसमें लिखता है क्या, अपना खुद का नाम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द आईएसडी, सर फिर सीरियल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर जो हमने पढ़ाया सर पूरे चैप्टर के अंदर, 16 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर हो सकता है बच्चों सर मैक्सिमम, फिर डेट ऑफ इट्स इशू, देन हमारा जो रेसिपिएंट यूनिट है जिसको हम क्रेडिट ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर एंड अमाउंट ऑफ द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फिर सिग्नेचर बच्चों, हाँ है ना भाई, डन। फिर एक रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1A बड़ा अच्छा इंसर्ट किया। लोगों को परेशानी क्या रही थी बेटा, मान लो मेरा मुंबई है, मुंबई के अंदर मेरा मुंबई मतलब मैं मुंबई में एक फैक्ट्री बेटा सर, और मेरी जो फैक्ट्री है और मेरा वहीं पे एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने रजिस्ट्रेशन भी ले रखा है बेटा मुंबई के अंदर ही। तो सर अब किसी सर्विस सप्लायर ने मेरे को सर्विसेज दी जो कॉमन सर्विस थी मेरी मल्टीपल फैक्ट्रीज के लिए, मल्टीपल ब्रांचेस के लिए, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। तो सर मैंने उसको बोला कि आप जो इनवॉइस इशू करेंगे मेरे आईएसडी वाले नंबर पे इनवॉइस इशू करना, पर उसने गलती से मेरे फैक्ट्री के नाम पे जो मेरा जो नॉर्मल जीएसटी नंबर था उसके नाम पे अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो क्रेडिट सारी इस फैक्ट्री के नाम पे आ गई। अब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट ये फैक्ट्री वाला कर नहीं सकता, आईएसडी के पास क्रेडिट गया नहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा बेटा, इसलिए ये रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1A आया और वो बोलता है क्या ऐसे केस में ये जो फैक्ट्री वाला यूनिट है ये अगर सेम स्टेट में है जिस स्टेट में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो ऐसे केस में जो इनवॉइस बन के आया था वो हूबहू इनवॉइस बना के लिख देगा किसको, आईएसडी को। तो जो क्रेडिट फैक्ट्री को आई नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर पे आई वो क्रेडिट एचडी ट्रांसफर हो जाएगी कहां, आईएसडी के पास, और आईएसडी के पास क्रेडिट चली गई तो वो आईएसडी फिर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बेटा। भारत माता की जय, क्लियर। आइए सर क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट बड़ा सुंदर पॉइंट है बेटा। ये सबसे पहली बात, डेबिट नोट कब इशू होता है सर, डेबिट नोट इशू कब होता है बेटा, सर अगर आपने कभी भी इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू जो डिक्लेयर करी थी वो ज्यादा डिक्लेयर कर दी और बाद में पता पड़ा कि वैल्यू तो कम होनी चाहिए थी, या फिर आपने टैक्स जो चार्ज किया वो ज्यादा चार्ज कर दिया जबकि एक्चुअली टैक्स कम चार्ज होना चाहिए था, तो ऐसे केस में आप क्या मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, वापस बोलता बेटा मैं। सर अगर आपने जो बिल में वैल्यू डिक्लेयर करी वो वैल्यू कम डिक्लेयर करी थी, बाद में पता पड़ा कि वैल्यू तो बढ़ गई बेटा, क्लियर, या वैल्यू ज्यादा थी बेटा, तो सर या फिर आपने टैक्स जो चार्ज किया वो कम चार्ज किया और बाद में पता पड़ा टैक्स ज्यादा चार्ज करना था, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सप्लायर विल इशू डेबिट नोट टू दी रेसिपिएंट और डेबिट नोट पर टैक्स की लायबिलिटी जो आएगी वो सप्लायर टैक्स पे करेगा और डेबिट नोट के बेस पे रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा अगर वो एलिजिबल है तो बेटा, क्लियर, डन। सेकंड थिंग, डेबिट नोट इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है सर। अब क्रेडिट नोट की बात कर रहा हूं, अगर आपने कभी भी वैल्यू ज्यादा डिक्लेयर कर दी या टैक्स का अमाउंट ज्यादा चार्ज कर दिया एज कंपेयर टू एक्चुअली टैक्स विच वाज पेएबल ऑन दैट सप्लाई, या एक्चुअली तो वैल्यू थी वो कम थी बेटा या कम हो गई, या फिर सर आपने जो गुड्स सर्विस सप्लाई करी थी वो डेफिशिएंट थी, या फिर मान लो गुड्स कस्टमर ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो ऐसे केस में वैल्यू कम हो गया बेटा, तो ऐसे केस में उतनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट का आप क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट की वजह से आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा, पर ध्यान रखना बेटा हमेशा क्रेडिट नोट जितना सप्लायर ने इशू किया उसकी वजह से जितना जीएसटी लायबिलिटी उसका कम हुआ है उतना प्रोपोर्शनेट रेसिपिएंट ने उतना आईटीसी भी कम किया होना चाहिए बेटा उसका, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। और ध्यान देना बेटा क्रेडिट नोट जो आपने इशू किया उसका एक टाइम लिमिट दे रखा है बेटा। क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम कितना बेटा, जिस ओरिजिनल इनवॉइस के रेफरेंस को देके आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो बेटा, वो ओरिजिनल इनवॉइस जिस फाइनेंशियल में इशू हुआ था वो फाइनेंशियल ईयर में तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, उसके बाद भी 30 नवंबर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक इशू करने का टाइम लिमिट दे रखा है क्रेडिट नोट का बेटा। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं बेटा, डेबिट नोट इशू करने का कोई टाइम लिमिट है क्या, नहीं, पर सर डेबिट नोट को रिटर्न में डिक्लेयर करने का टाइम लिमिट है क्या बच्चा,
अरे भाई जिस महीने में डेबिट नोट इशू किया उस महीने के रिटर्न में आपको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना यार। तो एक बार कभी एक इंटर लेवल पे एक क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, क्या डेबिट नोट को रिटर्न में डिक्लेयर करने का कोई टाइम लिमिट है क्या? तो सर लोग क्या लिखे आ गए, नहीं नहीं नहीं, कोई रिटर्न में डिक्लेयर करने का टाइम लिमिट नहीं है। भाई रिटर्न में डिक्लेयर करने का टाइम लिमिट क्या है? जिस महीने में डेबिट नोट इशू किया उसी महीने के रिटर्न में आपको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना मैंने डेबिट नोट इशू किया बेटा। ये तो डेबिट नोट इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं बच्चों। क्लियर? आइए बच्चों, सरकार फिर एक सर्कुलर इशू हुआ था बेटा, अगर कभी भी दवाई याद है बेटा एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन अगर रिटर्न हो गई बेटा तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा? तो सर मैं हूं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर तक दवाई चली गई। अब वो दवाई मान लो जहां पे पड़ी थी काउंटर पे थी, वो कुछ दवाई एक्सपायर हो गई, तो इस पर सर मेडिसिन के जो लॉ बने हुए उसके अकॉर्डिंग सर ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी की, वो जब जो ये लोग मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद रिटर्न करेंगे तो इसको रिटर्न लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करने का बेटा? तो सर जब सर रिटेलर मान लो होलसेलर को रिटर्न कर रहा है दवाई, तो ऐसे केस में होलसेलर जिस वैल्यू का उसने ओरिजिनल टैक्स इन्वॉइस इशू किया था, जितनी क्वांटिटी दवाई की वो रिटर्न कर रहा है उतना क्वांटिटी का क्रेडिट नोट इशू कर देगा किस पर? रिटेलर पे बेटा। क्लियर? तो उससे क्या होगा बेटा? इसकी खुद की लायबिलिटी कम हो जाएगी और उसको प्रोपोर्शनेट उतना उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। हाँ है ना बेटा? सेम जब होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न करेगा सेम होगा, एंड सेम वे जब डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को जब दवाई रिटर्न करेगा तो क्या होगा बेटा? अगेन मैन्युफैक्चरर क्रेडिट नोट इशू करेगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। ये अपना लायबिलिटी कम करेगा, उतने दवाई की यूनिट का जितनी दवाई इसके पास रिटर्न आ रही है और वो उतनी यूनिट का क्रेडिट रिवर्स करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करेगा बच्चों। क्लियर? समझे मेरी बात? अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा बेटा? मैन्युफैक्चरर उन दवाई को लेबलिंग चेंज करेगा, नए पैकेट में पैक करेगा और भेज देगा। ऐसा? अरे भाई उन दवाई को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है अप टू द लेवल ऑफ नो रिकवरी, सो दैट उन दवाई को खा के कोई बीमार नहीं हो जाए बेटा। तो ऐसे केस में सर जैसे वो डिस्ट्रॉय करेगा तो ऐसे केस में उन दवाई को मैन्युफैक्चर करने में जितने भी इनपुट्स वगैरह काम आए थे उन पे जो आईटीसी उसने लिया था वो आईटीसी उसको प्रोपोर्शनेट क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि वो गुड्स अल्टीमेटली आउटपुट गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए बेटा। क्लियर? डन। अब सेकंड केस, मान लो क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट निकल चुका है। क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम कितना था बेटा? 30 नवंबर, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच इज अर्लियर। दवाई की लाइफ थी 5 साल। अब सर दवाई मान लो 5 साल बाद रिटर्न हो रही है, अब क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट निकल गया, तो ये सर्कुलर ने बोला चिंता मत कर मंगल, जब रिटेलर दवाई रिटर्न कर रहा है किसको? होलसेलर को, और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को, तो ऐसा मान लो कि वो रिटेलर ने दवाई बेची है किसको? सेल करी किसको? होलसेलर को, और सेम वे मैन्युफैक्चरर तक वो दवाई सेल होके आ गई है। अब सेल करी रिटेलर ने होलसेलर को, तो रिटेलर क्या करेगा? जितनी जो परचेस प्राइस थी उतने उतनी वैल्यू का वो टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा किसको? होलसेलर को, जितनी यूनिट बेच रहा है उसके अकॉर्डिंग बेटा। तो इससे क्या हो गया? एक तरह से उसका लायबिलिटी बढ़ गया, मतलब उतना उतना प्रोपोर्शन आईटीसी कम हो गया। इसके बेस पे आईटीसी ले लेगा कौन? होलसेलर। सेम वे होलसेलर बिल लिखेगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर बिल लिखेगा किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो ये मानेंगे डिस्ट्रीब्यूटर ने वो एक्सपायर्ड दवाई बेची है किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो सर इधर से डिस्ट्रीब्यूटर का सेल लायबिलिटी बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक उतना उतना आईटीसी रिवर्स हो जाएगा बेटा उसका। रिवर्स मतलब एक तरह से लायबिलिटी बढ़ गई, बात है कि ना सर? इधर मैन्युफैक्चरर के पास वो दवाई रिटर्न होके आएगी सेल इनवॉइस के थ्रू। क्लियर? अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब वो दवाई को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए उन दवाई के परचेज प्राइस पे जो जीएसटी पे किया होगा एक तरह से, क्लियर, उसकी जो पूरी वैल्यू पे जो जीएसटी पे किया होगा अब वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसे केस में पूरी की पूरी सेल वैल्यू पे जो जीएसटी था उतना उतना आईटीसी उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। उतना आईटीसी वो ले ही नहीं पाएगा एक तरह से सर। क्लियर? डन। सर जब क्रेडिट नोट के थ्रू दवाई रिटर्न हो रही थी तब केवल इनपुट्स पे जो टैक्स पे किया था, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स पे, उतना ही प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना था उस दवाई के डिस्ट्रॉय करने पर यहां पर जब सेल इनवॉइस के थ्रू दवाई रिटर्न हो रही है तब वो सेल वैल्यू पर जो टैक्स बना था उतना उतना पूरा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को। सर ये इतना सा छोटा सा नुकसान है, बाकी ये प्रोसेस मैंने आपको पूरा समझा दिया भाई। आइए सर, अगर कभी भी कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सर जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था कोरोना के टाइम पे तब ये सर्कुलर आया था कि अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया किसी भी कारण से तो क्या करने का? कुछ नहीं यार, अगर अपने गुड्स के केस थे तो गुड्स के केस में आपने टैक्स इनवॉइस अगर इशू कर दिया तो सर अब अगर बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है किसी भी कारण से, अच्छा कोरोना के केस में ये कोरोना के टाइम पे सर्कुलर रहता है, पर सर्कुलर कैन बी रेफर्ड एनी टाइम यार। आज की तारीख में भी मान लो कोई सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, फिर कस्टमर बोलता है क्या मुझे तो गुड्स नहीं चाहिए, सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। ऐसे केस में जितनी वैल्यू का उसने टैक्स इनवॉइस इशू किया उतनी वैल्यू का वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा बेटा, और क्रेडिट नोट का रेफरेंस देते हुए सर उस महीने की जो लायबिलिटी थी उसकी उतनी लायबिलिटी कम हो जाएगी जब वो क्रेडिट नोट इशू करेगा वो, या फिर उस महीने की अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो उस महीने का जो इतना उसका क्रेडिट नोट की वजह से लायबिलिटी कम हो रही थी बेटा उतने का वो रिफंड लेके आ जाएगा और रिफंड के लिए अप्लाई कर देगा अंडर द हेड एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी। क्लियर? और रिफंड के लिए अप्लाई करेगा थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी RFD 01 जो सप्लायर है जिसने क्रेडिट नोट इशू किया वो। क्लियर? अगर मान लो सर्विसेज का केस था बेटा सेम, अगर सर्विसेज के केस में भी आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया है
तो सर क्रेडिट नोट इश्यू कर दो, क्रेडिट नोट की वजह से आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा उस महीने का जिस महीने में आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया, पर उस महीने में मान लो कोई लायबिलिटी नहीं, तो यू कैन क्लेम द रिफंड। क्लियर। अब मान लो सर्विसेज केस में आपने मुझे एडवांस दिया था, मैंने आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, मैंने आपको रिसीट वाउचर दिया था, तो रिसीट वाउचर का रेफरेंस देते हुए आप रिफंड वाउचर इशू कर दीजिए, और जितना टैक्स का रिफंड बनता है उतना गवर्नमेंट से आप रिफंड लेके आ जाइए। भारत माता की जय। सर आइए, ई इनवॉइस इशूड थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट, रूल नंबर 48 सब नंबर 4, बड़ा ही सुंदर प्रोविजन है सर। ये बोलता है क्या, अगर किसी भी एसएससी का इन एनी ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस हुआ था, तो ऐसे केस में वो एसएससी जितने भी B2B सप्लाई कर रहा है या जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो, उन सबके रेस्पेक्ट में उसको इनवॉइस इशू करना, वो ई इनवॉइस इशू करना है। ई इनवॉइस क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट्स बना रखी है सर, ई इनवॉइस 1.gov.in इस तरह की वेबसाइट्स, सर वहां पे जाएगा एसएससी। क्लियर। और अपने इनवॉइस की डिटेल्स वहां फर्निश करेगा, वहां पे उसको एक IRN नंबर इशू होगा, IRN नंबर इशू होगा। क्लियर। और वो IRN नंबर के थ्रू उसको एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, वो QR कोड उसको अपने इनवॉइस पे लगाना पड़ेगा। क्लियर। उसको बोलते हैं क्या, ई इनवॉइस, गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट से आपको इनवॉइस की डिटेल सारी पंच करके वहां से QR कोड जनरेट हुआ इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और वो इनवॉइस आप कस्टमर को देंगे, और जहां पर ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं वहां पर ई इनवॉइस ही इशू करना है। आपने नॉर्मल इनवॉइस इशू कर दिया, ई इनवॉइस इशू नहीं किया, तो हम ये मानेंगे आपने इनवॉइस ही इशू नहीं किया। इसके इंप्लीकेशन क्या है, एक तो सप्लायर को ये मानेंगे कि उसने सप्लाई किया विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। सेकंड थिंग, रेसिपिएंट को उस इनवॉइस के बेस पे 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलेगा अगर ई इनवॉइस इशू करना तो, और ई इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो। क्लियर सर। सेकंड थिंग, एक और बात सर, जहां पे ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं वहां पे कोई डुप्लीकेट कॉपी या ट्रिप्लीकेट कॉपी में इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर डन। एंड सर इन लोगों को ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। कौन कौन, एसजेड यूनिट की बात करा है, एसजेड डेवलपर पे एप्लीकेबल होता है बेटा। देन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ सर एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन अ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, इनको ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। और इन लोगों को अपने इनवॉइस पे लिखना पड़ेगा क्या, सर वी डिक्लेयर दैट दो आर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट, पर हमारे पर ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते हैं। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ द सेट सब रूल, इसलिए हमारा इनवॉइस वैलिड रहेगा और कस्टमर को उसके बेस पे आईटीसी मिलेगा, उस इनवॉइस के बेस पे बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब हम बात करने वाले किसके लिए सर, अच्छा एक बात और सर, एक सर्कुलर आया, सर्कुलर ने बोला क्या सर, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग कंपनी बेटा, अब बैंकिंग कंपनी को एग्जाम किया फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ई इनवॉइस, तो अब बैंक कोई भी काम करे क्या उस पे ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, या केवल बैंकिंग सर्विस के रेस्पेक्ट में इसको एग्जामिशन दिया, तो बोला एनी काम, एनी का मतलब कोई भी सप्लाई ये कर रहे हैं, मतलब बैंक ने मान लो बुलियन सप्लाई किया है सर, अब भले ही बैंक ने बुलियन सप्लाई किया कोई दिक्कत नहीं है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब ये एंटिटी एज अ होल को एग्जाम कर रहा है। क्लियर डन सरकार। अब हम पढ़ने वाले क्या, डायनामिक क्यूआर कोड। अब सुनना बच्चों ध्यान से, डायनामिक क्यूआर कोड B2C के केस में अप्लाई होता है, पर ये दो लोग कौन कौन, एसजेड यूनिट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी, ये वहां पर एग्जामिनेशन में कवर नहीं होते। हम पढ़ेंगे भी डायनामिक क्यूआर कोड तो समझ में आएगा बेटा। अच्छा सर, B2B सप्लाई किया या अगर आपने एक्सपोर्ट किया और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹10 करोड़ इन एनी ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड, तो ऐसे केस में ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। पर डायनामिक क्यूआर कोड कहां अप्लाई होगा, जहां पर किसी भी एसएससी का 2017-18 onwards in any of the preceding financial year from 2017-18 onwards अगर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुआ था कितना 500 करोड़, तो उसी पर ये प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, और वो भी B2C सप्लाई, मतलब अगर आपके कस्टमर्स आर अनरजिस्टर्ड तो ऐसे केस में आपको सर B2C सप्लाई अगर हो रहा है तो ऐसे केस में आपको डायनामिक क्यूआर कोड मेंशन करना पड़ेगा अपने इनवॉइस पर, सो दैट वो डायनामिक क्यूआर कोड को स्कैन करके कस्टमर पेमेंट कर पाए बेटा। क्लियर। सो डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट कहां होते हैं बेटा, जहां पे कस्टमर आपके अनरजिस्टर्ड है और जो सप्लायर है उसका इन एनी ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹500 करोड़, तो ही अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होगा। पर इन फॉलोइंग लोगों में डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। सर 4 लोग तो वही है, 4 लोग देखिए सर, सरकार 4 लोग तो यही है, कौन कौन सा बेटा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर एंड सप्लायर ऑफ वो जो मूवी थिएटर में एग्जिबिट कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पे। ओके सर, यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन सा बेटा, ओआईडीआर सर्विस सप्लायर बेटा, ओआईडीआर सर्विस सप्लायर हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, वो भले ही कस्टमर उसके अनरजिस्टर्ड है कोई बात नहीं सर, उसको डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। अच्छा उधर एक्स्ट्रा क्या था बेटा सर, एक तो एसईजेड यूनिट और सेकंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है बेटा, केवल और केवल ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है बेटा। अच्छा सुनना ध्यान से बच्चों, सर ये डायनामिक क्यूआर कोड वाला प्रोविजन ये बोलते हैं कि जब आप कस्टमर को
इनवॉइस इशू करेंगे तब उस पर डायनामिक क्यूआर कोड आपको प्रिंट करना पड़ेगा, सो दैट कस्टमर वन गो में उस अपने मोबाइल फोन से किसी भी इक्विपमेंट से उसको स्कैन करे और वन गो में पेमेंट कर दे बेटा। क्लियर, ये फैसिलिटी दी बेटा, हाँ है ना भाई। पर सर यहां बोला है क्या, अगर जैसे बिग बाजार वगैरह में आप शॉपिंग करने जाएंगे, स्मार्ट बाजार वगैरह में शॉपिंग करने जाएंगे, तो यहां बोल दिया क्या सर, बिल तो आप बाद में प्रिंट होता है बेटा, बिल तो वह बाद में प्रिंट होता है, कस्टमर पहले पेमेंट करता है बेटा। तो यहां बोल दिया क्या, किसी भी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू, जैसे आप वो पॉश मशीन होते हैं ना बेटा, उस पर देखना क्यूआर कोड बताते वो लोग, सर किसी भी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू अगर आपने कस्टमर को क्यूआर कोड अवेलेबल करवा दिया, क्लियर, तो सर ऐसे केस में कस्टमर भले उससे पेमेंट करे ना करो, उसकी चॉइस है बेटा, पर आपने डायनेमिक क्यूआर कोड वहां से डिस्प्ले कर दिया, सो दैट वहां से वो पेमेंट कर पाए। क्लियर, प्लस उसने जो पेमेंट किया उसका क्रॉस रेफरेंस अगर आपने इनवॉइस पे दे दिया तो हम ये मान लेंगे कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस को फॉलो किया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर, अब सर्कुलर जो इशू है उसमें बहुत सारे पॉइंट थे बेटा, मैं समझाता हूं बेटा। फर्स्ट पॉइंट, किन पे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रोविजन अप्लाई होता है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, बता दिया मैंने। अच्छा, एक्सपोर्ट के केस में सर कस्टमर जो था वो आउट ऑफ इंडिया है बेटा, मैंने एक्सपोर्ट किया, मेरा कस्टमर कौन है, आउट ऑफ इंडिया, वो तो जो ऑब्वियसली बात है जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वहां पे B2C वाले प्रोविजन अट्रैक्ट होके क्या डायनेमिक क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा? आंसर इज नो। सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला क्या, अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो उसको B2B की तरह माना गया, इसलिए तो वहां पे ई इनवॉइस के प्रोविजन लगाए गए, यहाँ पे डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड आता है क्या क्या पैरामीटर्स, व्हाट ऑल पैरामीटर्स और डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर्ड इन क्यूआर कोड। तो सर बोला क्या, सप्लायर का जीएसटी नंबर, यूपीआई आईडी, पेई का बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड जीएसटी along with the breakup of CGST, SGST, IGST बेटा। क्लियर सर, फर्दर क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड शुड बी सच दैट उसको स्कैन करके कस्टमर पेमेंट कर पाए बेटा। अच्छा, अब एक दो बातें जो आगे आएगी सर्कल में, मैं यही बताता था बच्चा। सबसे पहली बात सर, यहां लिखा है क्या, सप्लायर यूपीआई आईडी। क्लियर, अब सर जब यूपीआई आईडी सप्लायर का उस क्यूआर कोड में ऑलरेडी लिंक्ड है और यूपीआई आईडी तो एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से ही लिंक होता है बेटा, तो क्या अलग से पेई का बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड देने की जरूरत है क्या? तो सर बोला क्या, आगे सर्कुलर ने, सेकंड सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि नहीं, अगर यूपीआई आईडी दे रखा है तो इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग सर, अगर मान लो मैं सप्लायर हूं, सप्लाई कर रहा हूं थ्रू सम एजेंट या सप्लाई कर रहा हूं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और जो कस्टमर जो पेमेंट करेगा वो उस थर्ड पर्सन के अकाउंट में पेमेंट करने वाला है, या तो ईसीओ के अकाउंट में या सर एजेंट के अकाउंट में पेमेंट करेगा, मेरे अकाउंट में नहीं करेगा, तो क्या सप्लायर का यूपीआई आईडी लिखूंगा या वो थर्ड पर्सन जिसका अकाउंट में पैसा आने वाला है उसके अकाउंट में? तो सर अगेन सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि जिसके अकाउंट में पेमेंट आने वाला है उसका आप यूपीआई आईडी लिखेंगे ऑब्वियसली। क्लियर, देन इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट सर एंड टोटल इनवॉइस वैल्यू। सरकार एक और सर्कुलर ने बोला क्या, जैसे बिग बाजार वगैरह का एग्जांपल देके बोला क्या, भाई साहब यहां पे कस्टमर पहले पेमेंट करता है फिर इनवॉइस जनरेट होता है, तो सर क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू हम उसको प्रोवाइड तो कर देंगे, पर डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट एंड इनवॉइस वैल्यू कैसे आएगी जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा बेटा? क्लियर, बिल तो जनरेट होता नहीं बेटा उसका, इसलिए बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, जहां पे कस्टमर पहले पेमेंट करता है बाद में बिल जनरेट होता है, तो ऐसे केस में अगर किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू आपने क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया है और उस पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस उस इनवॉइस में अगर आपने दे दिया, तो ऐसे केस में हम मान लेंगे कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड की प्रोविजंस को फॉलो किया है। पर उस ऐसे केस में उस जो डायनेमिक क्यूआर कोड होगा उसमें यूनिक ऑर्डर आईडी उसमें डालना पड़ेगा आपको, यूनिक ऑर्डर आईडी बेटा, इनवॉइस नंबर तो जनरेट हुआ ही नहीं बेटा, ऑर्डर आईडी आपको डालना पड़ेगा और पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस में दे दो, हम मान लेंगे सारी रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी। भारत माता की जय। आइए सरकार, फिर ये पॉइंट मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा, हो गया कार्यक्रम सर। देन अगर हमने सप्लायर जो है बेटा उसने अगर यूपीआई कलेक्ट, यूपीआई इंटेंट, सिमिलर अदर मोड ऑफ पेमेंट अगर उसने अवेलेबल करा दिया कस्टमर को थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन, क्लियर, तो ऐसे केस में क्या डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस को फॉलो कर लिया ऐसा मान लिया जाएगा क्या? तो ऐसा बोला क्या, अगर इनवॉइस बाद में जनरेट हो रहा है और पहले कस्टमर पेमेंट करता है, तो ऐसे केस में सर आपने ये पेमेंट ले लीजिए इसको और पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस दे देना इनवॉइस में, हम मान लेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस को आपने फॉलो किया है। पर अगर इनवॉइस जनरेट होने के बाद कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो डायनेमिक क्यूआर कोड कंपलसरी है बच्चों। क्लियर, सेम यहां पे लिखा है क्या, इस जनरेशन और प्रिंटिंग ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन B2C सप्लाई मैंडेटरी फॉर प्रीपेड इनवॉइसेज, दैट इज वेयर पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। तो ऐसे केस में अगेन पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस दे देना, हम मान लेंगे कि सर आपने डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन को फॉलो कर लिया है, पर अगर इनवॉइस बाद में जनरेट होता है यार तो ही अप्लाई हो रहा है, इनवॉइस अगर पहले जनरेट हो रहा है बाद में कस्टमर पेमेंट करा तो हमेशा डायनेमिक क्यूआर कोड चाहिए बिल पे। नेक्स्ट आता है सर्कुलर में क्लेरिफिकेशन क्या, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया कस्टमर को, तो क्या सप्लायर जो अपना इनवॉइस इशू करता है, सप्लायर सप्लाई करा थ्रू ईसीओ, सप्लायर जो इनवॉइस इशू करा क्या उस पर भी डायनेमिक क्यूआर कोड चाहिए क्या अलग से? हाँ चाहिए सर। सप्लायर ने अगर सप्लाई किया थ्रू ईसीओ तो ईसीओ ने भले डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट किया हो सर, even supplier is required to issue the required to mention the dynamic QR code on the invoice. क्लियर, अच्छा कस्टमर अगर पहले पेमेंट कर रहा है तो ऐसे केस में पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस देना इनवॉइस पे चलेगा बेटा। सर नेक्स्ट, अब सर
अच्छा, यूआईएन होल्डर जो होते हैं बेटा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास होता है सर, वो बेटा यूआईएन होल्डर्स आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, इसलिए वो B2C कैटेगरी में आते हैं, और B2C की कैटेगरी में अगर आए हैं तो ऐसे केस में डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। सर नेक्स्ट, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, देन ये पढ़ा चुका मैं आपको बेटा। अब ये वाला पॉइंट सर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर हुआ है तो उसको B2B सप्लाई मानते हैं, और वहां पे ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। वहां पर सर B2C सप्लाई नहीं होती, वहां पे उसको डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। पर मान लो मैंने सर्विसेज जो सप्लाई करी सर, उसमें कस्टमर जो है वो आउट ऑफ इंडिया है, वो पेमेंट आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में भेजेगा, पर वो सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही है, इसलिए वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन नहीं आ रहा। अब सर वो एक्सपोर्ट नहीं है, अब कस्टमर तो मेरा आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए B2C सप्लाई हो गया, तो क्या वहां डायनामिक क्यूआर कोड लगाने की जरूरत है क्या? यहां बोला क्या? नहीं सर, क्योंकि कस्टमर वैसे भी आउट ऑफ इंडिया है, वो डायनामिक क्यूआर कोड को यूज करके पेमेंट कर ही नहीं पाएगा, वो आरबीआई अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट कर रहा है, चलेगा साहब, वहां पे डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। भले ही वो कस्टमर वो सप्लाई जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन नहीं आ रहा है, पर सिंस कस्टमर आउट ऑफ इंडिया तो कैसे आप डायनामिक क्यूआर कोड को अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए जरूरत नहीं है सर। देन मैं आपको बिग बाजार वाला एग्जांपल दे चुका हूं यहाँ पे बेटा। नेक्स्ट, अगर कभी भी मान लो पार्ट पेमेंट या कुछ आपने एडवांस किया हुआ उसको एडजस्ट कर रहा है, या कूपन कोड कुछ है, कोई अमाउंट एडजस्टमेंट हो रहा है बेटा उसके अंदर। अब इनवॉइस की वैल्यू मान लो कितनी, 10,000 रुपए, और सर आपको एडवांस ऑलरेडी पे कर रखा आपने, या कोई कूपन कोड आपके पास है, और अल्टीमेटली आपको पेमेंट जो करना है वो 8,000 ही करना है, तो डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर जो डिटेल कैप्चर होगी वो 10,000 की कैप्चर होगी कि 8,000 की होगी? ऑब्वियसली 8,000 की होगी, क्योंकि 8,000 डायनेमिक क्यूआर कोड का पर्पस क्या है? वन गो में स्कैन करके पेमेंट हो पाए बेटा। तो सर जितना नेट पेमेंट करना है कस्टमर को, उतना ही क्यूआर कोड के अंदर कैप्चर करना है बेटा। माहौल सरकार, आइए सेक्शन 32 बोलता है क्या? प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो क्या आपकी मर्जी उतना टैक्स ले सकते हो कस्टमर से क्या? नहीं, जितना उस गुड्स की या सर्विसेज की वैल्यू पे टैक्स लगता है उतना ही आप टैक्स लेंगे, उससे एक्सेस नहीं लेंगे। सेकंड थिंग, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो कस्टमर से आप टैक्स ले ही नहीं सकते। क्लियर? ये यहां लिखा है बेटा। और रजिस्टर्ड हो तो क्या आपकी मर्जी उतना लोगे? नहीं, जितना लगता है उतना ही लेंगे। अगर एग्जिम्ड तो आप टैक्स नहीं लेंगे बेटा। प्रपोर्शन मतलब 50% एग्जिम्ड तो 50% ही टैक्स लेंगे सर। आइए, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड ऑन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। आपको सर कभी भी बिल जो इश्यू करना वो इंक्लूसिव टैक्स का बिल इश्यू नहीं करना है, हमेशा बिल जो टैक्स इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट होंगे उसमें टैक्स का अमाउंट अलग से इंडिकेट करना है। इनफैक्ट सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग इंडिकेट करना है, और अगर आईजीएसटी तो वो आईजीएसटी इंडिकेट करना है। देन फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट। सर सेक्शन 31A बोलता है कि गवर्नमेंट का पावर है कि वो चाहे तो प्रिस्क्राइब क्लास और रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई करके बोल सकती है क्या आपको कस्टमर को ये डिजिटल पेमेंट का आपको ऑप्शन देना ही पड़ेगा। एसी के थ्रू तो सर वो डायनेमिक क्यूआर कोड वगैरह है बेटा। क्लियर? डन। एसी के साथ सर भारत माता की जय, ये टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट भी खत्म होता है। अब ऑल इज वेल सर, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लगा दो अपना पूरा दम। अगर आपको अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं तो ध्यान देना बेटा, वक्त यही है मेहनत करने का। क्लियर? रिजल्ट सपने पूरे करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता, पर आपकी मेहनत जरूर उनके सपने पूरे करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस। माहौल बनाइए, मस्त होके पढ़िए, स्टे कॉन्फिडेंट एंड खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपोर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।